देखो हो गई परमिशन। क्या सर? चलो अब करें स्टार्ट। यस सर। चलिए देखिए बेटा व्हाट इज कैलोरीमेट्री। बेटा कैलोरीमेट्री मींस, हाँ बेटा सर मुझे इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में एक डाउट पूछना था। क्या। सर जो आइसोबैरिक प्रोसेस की जो वर्किंग है वो समझ नहीं आई थी, आपने जो वर्क डन निकाला था आइसो बैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक देख लो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आइसोबैरिक वाला, उसको समझ लो। आइसोबैरिक प्रोसेस, बेटा the process in which pressure remains constant is called isobaric process। जिस प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। आइसोबैरिक के एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मींस the process in which pressure remains constant, example formation of steam, freezing of water। इन सबको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम हो या फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो, ये सारे आपके आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर होते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए वाटर है, सपोज इन अ वेसल वी हैव वाटर। अगर किसी भी वेसल के अंदर हमारे पास वाटर है बेटा, वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बेटा से गर्म करना है और कन्वर्ट करना है स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टीम कन्वर्ट करना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मुझे सिस्टम की, यस पानी की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, सब बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू किस बराबर होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू। यस सर। Yes, sir. इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू हीट सप्लाई, तो हीट सप्लाई टू चेंज द स्टेट। बेटा कितनी हीट देनी पड़ेगी स्टेट को चेंज करने के लिए, अगर पानी पहले से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट करना है। वाटर Ma'am, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है ऑलरेडी, उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो हमें सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट करना है। तो चेंज ऑफ स्टेट के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी, एल इंटू वी, क्यू इज इक्वल टू एम एल। तो 100 डिग्री वाटर अगर 100 डिग्री स्टीम पर है, अगर 100 डिग्री वाटर 100 डिग्री स्टीम पर है तो हमें उसकी बेटा एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। तो Q इज इक्वल टू एम एल वी। तो बेटा हम लोगों को उसको हीट देनी पड़ेगी m इंटू एल वी। ये वाला सब समझ में आ गया, मास ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो इंटरनल बढ़ानी है तो Q पता चल गया। तो माइनस डब्ल्यू क्यों किया है? अरे यार 3 बार रिवीजन हो गया बेटा, क्या करती है। Q क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q is equals to delta U plus W। अरे ये हाँ तो सर, फर्स्ट आ ऑफ गया आ गया आ गया। तो डेल्टा यू क्या होगा, Q माइनस डब्ल्यू। तो हीट तो हम लोगों ने दे दी, माइनस वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब वर्क डन तो Q कैसे निकालोगे, तो बेटा यहाँ से अब डेल्टा यू आ गया एम एल वी माइनस दिस। तो मास आपको पता है, एल वी आपको पता है, प्रेशर आपको दे रखा होगा, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। ये कंसेप्ट आ गया। यस यस सर। अब इसी कंसेप्ट पे जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने करवाया था संडे को, वो क्या था, क्वेश्चन था कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर gets converted into 1671 meter cube of steam।
बेटा 1 मीटर क्यूब पानी को हमें 1671 क्यूब ऑफ स्टीम में कन्वर्ट करना होता है। जैसे जब हम लोग गर्म करते हैं पानी को तो 1 मीटर क्यूब पानी 1671 मीटर क्यूब ऑफ स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो बताइए 2 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी? ठीक है, तो बताइए डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू क्या होगा? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना होगा बेटा? ml इंटू वी, 2 किलो वाटर है। लेट इंटू वेपोराइजेशन आपको दे रखी होगी 3.6 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, या यहाँ से देखिए ना, ये आगे बेटा हीट। यस सर। अब सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बेटा? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1.01 10⁵ इस वाले स्टेप को देखना। चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम पानी का 1 है, फाइनल वॉल्यूम है 1671, तो दोनों का डिफरेंस हो 1671 माइनस 1 कितना होगा? 1670। परंतु ये जो डिफरेंस आया है चेंज इन वॉल्यूम का, ये सिर्फ 1 मीटर क्यूब के लिए आया है, सिर्फ 1 मीटर क्यूब पानी के लिए। हमारे पास कितना पानी है? हमारे 2 पास किलो। कितना पानी है बेटा? तो 2 किलो के अंदर कितना वॉल्यूम हो जाएगा? क्या करोगे अब? इंटू 2। इंटू 2 नहीं, वो तो मास हो जाएगा बेटा। 2 किलो के अंदर कितना वॉल्यूम होता है? वॉल्यूम क्या होता है? मास 2 वॉल्यूम डेंसिटी 10⁻³ तो वॉल्यूम क्या हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻³ ये आ जाएगा यहाँ से। तो बेटा यहाँ से क्यू आ गया, यहाँ से डब्ल्यू आ गया। डेल्टा इज क्यू माइनस डब्ल्यू, यहाँ रखते आंसर आ जाए। कर लोगे अब? यस सर। ओके। और कोई रहेगा क्वेश्चन जो समझ में हो? बड़े कर आ गया? यस सर। चलिए, नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री का कांसेप्ट समझ लो। देखो कैलोरीमेट्री, हाँ भाई, कैलोरीमेट्री क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the measurement of heat energy. Branch of physics which deals with the measurement of heat energy is called calorimetry. बेटा कैलोरीमेट्री वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम क्या मेजर करते हैं? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the measurement of heat energy is called calorimetry. तो कैलोरीमेट्री बेटा वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग हीट एनर्जी को मेजर करते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हीट गेन या लॉस बाय बॉडी किस तरह होता है? हीट लॉस और गेन बाय बॉडी होता है एम सी डेल्टा टी, वेयर सी इज कॉल्ड, क्या होता है सी बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वेयर सी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पर जो सी होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक कैपेसिटी सी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा टी। Specific capacity means amount of heat required. Specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature. यहाँ से देखो, अगर आप स्पेसिफिक कैपेसिटी डिफाइन करोगे तो किस डिफाइन करोगे? सी क्यू के बराबर है। C is equal to Q if M is equal to 1 kg, delta T is equal to 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो C इज इक्वल टू Q। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी किस बराबर होगी बेटा, यूनिट क्या हो जाएगी स्पेसिफिक कैपेसिटी की, 1 कैलोरी, बताओ 1 कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगी बेटा। Yes, sir. तो स्पेसिफिक कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सो हाउ विल यू डिफाइन स्पेसिफिक कैपेसिटी? Specific heat capacity is defined as the amount of heat required. Specific heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree centigrade. What is specific capacity? Amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance through 1 degree centigrade. बेटा यूनिट मास सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रिजर्व करने की जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर रिजर्व करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हीट देने के लिए, किसी भी यूनिट मास का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज अप देने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है CW, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी किसके बराबर होती है बेटा, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब क्या है? Sir, 4200 joules लगते हैं एक kg वाटर को हीट अप करने में। इसका मतलब अगर पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 4200 जूल। इसका तो अगर वाटर का 1 kg वाटर का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें 4200 जूल की हीट देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक कैपेसिटी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि सब्सटेंस आपका मैटर आपका सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ मैटर। स्पेसिफिक कैपेसिटी इज मैक्सिमम फॉर वाटर। इतना आ गया? अच्छा, ये जो डेफिनेशन है स्पेसिफिक कैपेसिटी की, ये सिर्फ किसके लिए, सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटी की डेफिनेशन है ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि गैसेस हमारी गर्म होने के साथ साथ एक्सपेंड भी होती हैं। इसलिए मैंने आपको गैसेस के लिए लिखवा रखा है CP और CV अलग अलग लिखवा रखा है। CP को क्या बोलते हैं गैसेस के लिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर। CV को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। और CP और CP में से कौन सा बड़ा होता है? Sir, CP। बड़ा है ना बेटा, CP माइनस CV इक्वल टू R। तो CP हमेशा CV से बड़ा होता है। याद आ गया? Yes, sir। चलिए, अब एक हीट होती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट लेटेंट? हिडन हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? Hidden। हिडन। लेटेंट हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, amount of heat required to change the state of unit mass of substance amount of heat required to change the state of unit mass of substance from solid to liquid or from liquid to gas at constant temperature and pressure is called latent heat. What is latent heat? Amount of heat required to change the state of
amount of heat required to change the state of unit mass of substance, amount of heat required to change the state of unit mass of substance, amount of heat required to change the state of unit mass of substance, that is from solid to liquid or from liquid to gas at constant temperature and pressure, is called latent heat. किसी भी यूनिट मास के सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट देनी पड़ती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। अब यहाँ पर लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF। दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो LF इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और LV को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो LF इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और LV को क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलेंगे बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ गया? इतना आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, amount of heat required to change the state of unit mass of substance, amount of heat required to change the state of unit mass of solid into liquid at constant temperature and pressure, amount of heat required to change the state of unit mass of liquid into gas is called latent heat of vaporization, is called latent heat of fusion. Or during the change of state, heat is not being measured by thermometer. चेंज ऑफ स्टेट पर जितनी भी हीट दी जाती है वो थर्मामीटर के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है। चेंज ऑफ स्टेट पर जितनी भी हीट दी जाती है, चेंज ऑफ स्टेट पर जितनी भी हीट दी जाती है वो थर्मामीटर के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है। हाँ भाई, थर्मामीटर के अंदर रिकॉर्ड क्यों नहीं होती है? सर टेम्परेचर डिफरेंस क्या था? क्योंकि थर्मामीटर तो टेम्परेचर चेंज को या टेम्परेचर डिक्रीज को मेजर करता है। तो जिस समय पे चेंज ऑफ स्टेट होता है उस समय पे थर्मामीटर कोई भी हीट को रिकॉर्ड नहीं करता। सो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, heat is being not measured by thermometer because there is no change in temperature, therefore heat provided। तो वो आखिर हीट जाती कहाँ है? सर इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम आती है। इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आती है। तो चेंज ऑफ स्टेट पर जितनी हीट दी जाती है वो होती है MLV या M into LF। तो दो फॉर्मूला यूज होते हैं। ये वाला फॉर्मूला कब होता है, व्हेन टेम्परेचर चेंज इज टेकिंग प्लेस, एंड दिस इज यूज्ड व्हेन ये कब यूज होगा, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा, और ये कब होगा, व्हेन चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस। क्या टेम्परेचर चेंज में ये चेंज ऑफ स्टेट पर ही है। इतना आ गया? यस सर। ठीक, तो इतना समझ में आएगा तो आगे बढ़े बेटा। चलिए देखिए आगे। बेटा एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहती है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहती है कि जब दो बॉडीज को म्यूचुअल कांटेक्ट में रखा जाएगा, when two bodies are kept in mutual contact, इस बॉडी का मास m1, इस बॉडी का मास m2, स्पेसिफिक कैपेसिटी c1, स्पेसिफिक लीक कैपेसिटी c2, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2। इस बॉडी को जब इस वाली बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा, तो अगर मान लीजिए T1 बड़ा है T2 से, तो फिर क्या होगा?
जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा जाता है तो बेटा हीट की नेचुरल टेंडेंसी कहाँ से कहाँ तक फ्लो करने की होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो बेटा हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, और कब तक फ्लो करती रहेगी? जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाते। कुछ देर के बाद दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी। दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। कुछ देर के बाद दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, M1C1T M2C2T। तो इस वाली ये कौन सी बॉडी है? हॉट। ये कौन सी? कोल्ड। हॉट बॉडी ने टेम्परेचर Lose. लूज किया होगा, कोल्ड बॉडी ने Gain. गेन किया होगा। तो हीट lost by hot body is equal to heat gained by cold body। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहती है जितना हीट हॉट बॉडी लूज करेगी उतना हीट गेन बॉडी कोल्ड बॉडी गेन करेगी। तो हीट लॉस बाय हॉट बॉडी ने कितनी हीट लूज की? M1C1 T1 माइनस T, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। बेटा कोल्ड बॉडी कितनी हीट गेन करेगी? M2C2 T माइनस C2। ये वाला सवाल आ गया सबको? यस सर। ये वाला सवाल आ गया बच्चों? यस तो heat- सर एक बार बता दीजिए। बेटा एक बार समझाओ। देखो बेटा कोई भी बॉडी हीट गेन या हीट लॉस कितना करती है? MC डेल्टा T। M उसका मास होता है, C उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है। अब अगर हॉट बॉडी है तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। देखो जैसे कोई बॉडी है, ये इसका टेम्परेचर T1 है, मैंने इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर हो गया T2। तो बेटा मैंने इसको कितनी हीट दी? MC चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? T1 था T2 हो गया, तो T2 माइनस T1। ठीक है, अगर यही बॉडी होती और इस बॉडी का टेम्परेचर T2 था और घट के T1 हो जाता तो इस बॉडी ने कितनी हीट लूज की? MC था कितना इसका टेम्परेचर? T2 हो कितना आ गया? T1। क्या होगा चेंज इन टेम्परेचर? समझे? समझ में आ गया? Yes. अब बेटा सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर चलो बढ़ो आगे बेटा फिर। यस सर यस सर। चलिए तो बेटा हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो जितना हीट हॉट बॉडी लूज करेगी कोल्ड बॉडी उतना गेन करेगी। तो M1C1T माइनस T M2C2T माइनस T। तो यहाँ से अगर हम फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे T, वो आएगा M1C1T1 प्लस M2C2T2 M1C1 M2C2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अच्छा यहाँ पर एक शब्द है M इंटू C, इसको बोलते हैं MC को थर्मल कैपेसिटी, क्या बोलते हैं इसको? थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट
कैपेसिटी, इट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। इसको बेटा या तो थर्मल कैपेसिटी बोला जाएगा या फिर हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? या तो थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। ओके, Yes, sir. तो बेटा व्हाट इज थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी? थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी Q डेल्टा T इज इक्वल टू M इंटू C। इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। Q अपॉन डेल्टा T को बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। Thermal capacity or heat capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of body. सुनना, amount of heat required to raise the temperature of body of any mass. क्या? Amount of heat required to raise the temperature of body of any mass. कितना mass? Any. Any mass. Any mass. Amount of heat required to raise the temperature of body of any mass to 1 degree centigrade. तो थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक कैपेसिटी में क्या फर्क हुआ? हाँ बेटा, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में क्या फर्क हुआ? सर थर्मल कैपेसिटी में एनी मास लेते हैं और स्पेसिफिक कैपेसिटी में यूनिट मास। जी, तो थर्मल कैपेसिटी या में हम लोग यूनिट मास नहीं लेते, कोई भी मास हो सकता है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ 1 kg या 1 ग्राम यूनिट मास होता है। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी और कोई भी मास हो तो थर्मल कैपेसिटी। इतना आ गया? Yes, sir. यस मान लीजिए ये वेसल है बेटा, ये वेसल है, दिस वेसल इज फिल्ड विद द वाटर, द लिक्विड। This well is complete. This vessel is completely filled with liquid. Mass m1, specific capacity c1. Mass m2, specific heat capacity c1. ठीक है, m1 c1 p1, m2 c2 p2। कंटेनर का मास m3 c3। अब एक कंटेनर का टेम्परेचर कितना होगा? कंटेनर का टेम्परेचर कितना होगा बताओ? T2. अबे भाई मेरे, जो पानी का T2। होगा वही तो कंटेनर का होगा यार। अगर पानी का T2 तो कंटेनर का भी तो T2 होगा, क्यों? ठीक है, अगर कंटेनर का बेटा पानी, अगर लिक्विड का T2 है तो कंटेनर का भी तो T2 होगा। ठीक है, कितना आ गया? Yes, sir. अब आपने क्या किया, इस बॉल को पानी में डाल, जब आप इस पानी को, जब आप इस बॉल को पानी में डाल दोगे तो इस बॉल को पानी में डालते ही होगा क्या? जब आप इस बॉल को पानी में डाल दोगे तो इस बॉल को पानी में डालते ही कंसेप्ट क्या होगा? हीट लॉस्ट बाय बॉल heat
gained by water plus container। ये वाला स्टेप आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब हीट लॉस में बॉल कितना होगा, बॉल ने कितनी लूज की होगी, बॉल का टेम्परेचर T1 है जो सबसे ज्यादा है, फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, फिर T2 टेम्परेचर। हमें बॉल ने कितनी लूज की है, ये वाला स्टेप आया। Yes, sir. M1 C1 T1 माइनस टी, सबको स्टेप आ गया ये वाला, क्योंकि बॉल का Yes, टेम्परेचर sir. घट के T1 से T आ गया, बॉल का टेम्परेचर T1 से घट के T पर आ गया बेटा, M1 C1 T1 माइनस टी। ठीक है, अब इस हीट को कौन गेन कर रहा है, वाटर। वाटर कितनी हीट गेन करेगा, M2 C2। बताओ क्या होगा टेम्परेचर, T minus T2. पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, T हो गया T माइनस C2। ये वाला स्टेप आ गया सबको, प्लस कॉपर का कंटेनर, आ गया। समझ में आ गया बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको आ गया। Yes, sir. अब यहाँ पर एक नई चीज समझो, यहाँ पर ये जो टर्म है ना M3 इंटू C3, इसको बोला जाता है वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता है, वाटर Water इक्विवेलेंट। equivalent. वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, 5 किलो कॉपर गरम करने पर जितनी हीट देती है, 5 किलो कॉपर गरम करने पर जितनी हीट देती है, अगर उतनी हीट हमें 100 ग्राम पानी दे दे, तो हम 5 किलो कॉपर की जगह पर किसको यूज करेंगे, 100 ग्राम पानी को। तो वो 100 ग्राम पानी उसका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट। समझे, Yes, sir. वाटर इक्विवेलेंट इज दैट मास ऑफ वाटर, mass equivalent या water equivalent is that mass of water, water equivalent is that mass of water that will evolve, that will evolve or absorb that will evolve or absorb the same amount of heat, that will evolve or absorb the same amount of heat as by substance for same change of temperature, और सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया, Yes, आ sir. गया। तो वाटर इक्विवेलेंट इज दैट मास ऑफ वाटर दैट विल इवॉल्व और अब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ इट एज बाय सब्सटेंस फॉर सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि मटेरियल का मास और मटेरियल की स्पेसिफिक कैपेसिटी को यूज करने की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, वाटर इक्विवेलेंट और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी। क्या यूज करेंगे, वाटर का मास और वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी। यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, सीधा MWCW। क्या यूज करोगे यहाँ पर, MWCW। इतना आ गया बच्चों। Yes, Yes. sir. चलो अब इसके न्यूमेरिकल्स करवा दूं आप लोगों को। देखो कितनी देर बची बेटा, 1 मिनट सर। तो चलो फिर अब कल ही करवा दूंगा इसके न्यूमेरिकल्स, तो कल ये भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या रिवाइज करना है बताओ, लौटे फिर वेव्स पे लौटे।
अरे चलो फिर इसको करने के बाद वेव्स पे लौटेंगे, या कुछ और करना है मैं इस पहले बता दो कि पहले वेव्स निपटा दूं फिर अब। सर वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स की शीट दोनों। थर्मोडायनेमिक्स की शीट दे तो दी है यार, हाँ सर, वेव जब कर ले तो। कर लो ना उसको, ठीक है चलो। अब पहले मैं वेव्स निपटाता हूँ, उसके बाद जिसको जो रिवाइज करना बता देना, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बेटा।